Assalamualaikum, G19. I hope you are safe. Welcome to Ramzan. Ramzan Mubarak. Today we start with the last topic of enamel. Enamel proteins. Enamel proteins के साथ हम थोड़ी सी enamel deformities डिस्कस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. enamel proteins जो होती है बेटा वो टू टाइप्स की होती है बेसिकली अमीलोजेनिक्स एंड नॉन अमीलोजेनिक्स. आपका जो 10 किट का चैप्टर है उसमें अगर आप देखो तो आपके enamel proteins का टेबल बना हुआ है. वो टेबल आपने करना है. enamel proteins इम्पॉर्टेंट है एससीक्यूज में और एमसीक्यूज में आती होती हैं, लेकिन आप इनके बस दो दो तीन तीन फंक्शन आप लोगों ने याद किए ना, पूरी डिटेल में नहीं जाना. ठीक है. enamel मैट्रिक्स तो बेटा आप सबको ये अमीलोजेनेसिस पढ़ने से इतना आइडिया हो गया या होगा. आई एम श्योर कि अमीलोजेनेसिस जो है वो 2 स्टेप में बनती है. इनिशियल enamel मैट्रिक्स जो बनते हैं वो नॉन कोलेजनस प्रोटीन से बना होते हैं और उसमें प्रोटीन ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है और इनऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है. जो इनिशियल एनामल हमारे पास बनता है वो 30% मिनरलाइज होता है और जबकि फाइनल एनामल 96% मिनरलाइज होता है. तो ये जो डिफरेंस आता है उसमें किस वजह से होता है, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो एनामल प्रोटीन्स की वजह से होगा. अच्छा, तो अगर जो एनामल मैट्रिक्स है ओरिजिनल वाला वो क्या है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ एनामल किस चीज़ से बना होता है, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स होती हैं और एनामल प्रोटीन्स और एंजाइम्स होती हैं. अब जो एनामल प्रोटीन्स हैं उनका 90% जो है वो अमीलोजेनिन्स है और सिर्फ 10% नॉन अमीलोजेनिन्स है. अमीलोजेनिन्स एक प्रोटीन है और बाकी जो नॉन अमीलोजेनिन्स है वो जो बाकी सारी जितनी भी प्रोटीन है वो सिर्फ टोटल 10% मिलकर बनाती है और 90% अकेला एक अमीलोजेनिन बना रहा है. रोल कौन कर रहा है, अमीलोजेनिन कर रहा है, लेकिन बाकी सबके भी रोल इंपॉर्टेंट है. स्टेप बाय स्टेप हम सबको डिस्कस करेंगे. ये डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि जो अमीलोजेनिन्स है 90% है. ये 90% ग्रीन कलर और जो 10% है ब्लू कलर से हम श्योर है वो नॉन अमीलोजेनिन्स है. अब नॉन अमीलोजेनिन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स आ जाएंगी. अच्छा, प्रोटीन्स जो होती है ना अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिन्स तो होगी. इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं हमने किस तरह डिवाइड किया है, हमने प्रोटीन्स को डिवाइड किया था जो सिक्रेटरी स्टेज पे इन्वॉल्व है, देन प्रोटीन्स जो ट्रांजिशनल फेज में इन्वॉल्व थी, मैच्योरेशन स्टेज पे इन्वॉल्व थी, वो वाली प्रोटीन्स जो एनामल की इरप्शन के बाद इन्वॉल्व हैं. इस तरह प्रोटीन्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वी डिस्कस द प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन with the secretory stage enamel. ठीक है. secreted proteins associated with enamel formation. कौन कौन से प्रोटीन्स हैं और ये किसके साथ इन्वॉल्व होंगे. प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है एक्विजिशन ग्रोथ में इन थिकनेस ऑफ द एनामल लेयर. एनामल लेयर की जो थिकनेस होती है उसमें इन्वॉल्व एनामल मतलब कि क्रिस्टल्स की थिकनेस को कंट्रोल करती है. कौन कौन सी है, अमीलोजेनिन है, अमीलोब्लास्टिन है, नॉन अमीलोजेनिन है और नॉन अमीलोजेनिन में एनामल है. ठीक है. बेसिकली 3 प्रोटीन्स हैं, अमीलोजेनिन, अमीलोब्लास्टिन और एनामिलिन नॉन अमीलोजेनिन है. अमीलोजेनिन, अमीलोब्लास्टिन और एनामिलिन इन तीनों का क्या फंक्शन है, इन्होंने एनामल क्रिस्टल या एनामल लेयर की जो थिकनेस है उसको कंट्रोल करना है और सिक्रेटरी स्टेज के एनामल के साथ इन्वॉल्व है. सिक्रेटरी स्टेज के अमीलोब्लास्ट से इन्वॉल्व है और सिक्रेटरी स्टेज में ही सिर्फ ये रिलीज होंगी. मैच्योरेशन में इनका कोई रोल नहीं है. अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है जो इन्वॉल्व होती है पोस्ट सिक्रेटरी प्रोसेसेस में और ये किसके साथ इन्वॉल्व है, पोस्ट सिक्रेटरी स्टेज के साथ इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन ये किसके साथ इन्वॉल्व होंगी, ये डिग्रेडेशन ऑफ अमीलोजेनिन्स एंड नॉन अमीलोजेनिन्स. जो अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिन्स है जो सिक्रेटरी स्टेज पे रिलीज हुए थे इनके डिग्रेडेशन के साथ इन्वॉल्व है. ठीक है. इनका मेन रोल क्या है, इन्होंने एक तो पोस्ट सिक्रेटरी स्टेज पे रिलीज होना है, मीन्स मैच्योरेशन स्टेज पे, ट्रांजिशनल फेज एंड मैच्योरेशन प्रॉपर फेज में. ठीक है. एंड देन इन्होंने क्या फंक्शन करना है, ये तो हमें तो पता चल गया कौन सी स्टेज पे रिलीज हो रही है, मैच्योरेशन और ट्रांजिशनल स्टेज पे. और ये अब क्या फंक्शन करेगी, ये अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिन्स के डिग्रेडेशन कर देंगे. जो हमारे पास प्रोटीन्स थी जो सिक्रेटरी स्टेज पे रिलीज हुई थी, जो हमने अभी पहले पीछे पढ़ी है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने थिकनेस को कंट्रोल करना है. ये जो प्रोटीन्स हैं अमीलोजेनिन, अमीलोब्लास्टिन एंड एनामिलिन, इन तीनों प्रोटीन्स ने एनामल की थिकनेस को कंट्रोल किया. एपोजिशनल ग्रोथ के साथ इन्वॉल्व है, थिकनेस को कंट्रोल करें और कौन सी स्टेज पे ये रिलीज होंगी, सिक्रेटरी स्टेज पे. जबकि अगली प्रोटीन्स पोस्ट सिक्रेटरी स्टेज पे होंगी. पोस्ट सिक्रेटरी स्टेज या मैच्योरेशन स्टेज सेम है और इनके नाम क्या है, एनामल लाइसिन, एनामल मैट्रिक्स एंड सीरेइन प्रोटीनेजेस, कैलिक्रिन. सीरेइन प्रोटीनेज कैलिक्रिन जो है इसको KLK4B कहते हैं. ठीक है. इसकी एब्रिविएशन KLK4. इन प्रोटीन्स के आप लोगों ने नाम याद करने हैं स्टूडेंट्स, DINT और दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसके पॉइंट्स आपको आने चाहिए.
Proteins related to basal lamina covering maturing and mature pre-eruptive enamel. अच्छा, अभी कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये भी मेच्योरेशन स्टेज पे होगी, मेच्योरेशन प्रॉपर में आएंगी। और ये जो मेच्योर एनामल है प्री, लेकिन वो अभी इरप्शन नहीं हुई, उसके साथ इन्वॉल्व है। ये कौन कौन सी, इनके क्या नाम है? ये अमीलोटिन, लिगेसी प्रोटीन्स, एनामेलिन, टैप्टिलिन, एमिलिन एंड शेथिन। एमिलिन और शेथिन सेम है। तो बेसिकली कौन सी है? अमीलोटिन, लिगेसी प्रोटीन्स है, एनामेलिन है, टैप्टिलिन एंड एमिलिन। अब हम एक एक करके इन सब प्रोटीन की थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। बेटा एमिलोजानिन, एमिलोजानिन का सबसे पहले जब एक प्रोटीन के नाम याद है तो आपको उसकी एब्रिविएशन आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। एमिलोजानिन का क्या फॉर्मूला है? AMELX एंड AMELY, ठीक है? AMELX AMELY। और क्रोमोसोम एक्स और वाई दोनों पे होता है, तो इसीलिए इसके क्रोमोसोम नंबर के XP22.3 एंड YP11.3, ठीक है? एक्स क्रोमोसोम कौन सा? P22.3 पे और वाई में P11.2 पे। AMELX1 एक्स और AMELY इनके एब्रिविएशन होगी, फिर इसका क्रोमोसोम नंबर आ गया। अभी आपको मैंने बताया था कि 90% प्रोटीन है उससे एमिलोजेनिन है। 90% of the enamel proteins are heterogeneous group of low molecular weight proteins, amylogenins. Amylogenins क्या है? हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स है। किसमें रिच है? प्रोलीन, हिस्टाडीन, ग्लूटामिन। आप लोगों को आपने जो पढ़ी थी एमडी, उसमें आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ, उसमें अपने नाम पढ़े थे प्रोटीन्स के, प्रोलीन, हिस्टाडीन, ग्लूटामिन, ठीक है? इसमें ये रिच है। अमीलोजेनिस की सबसे ज्यादा होती है, एक्यूमुलेट कर देती है ड्यूरिंग सेक्रेटरी स्टेज में। अमीलोजेनिस माइनर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मेजर लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन होती है इनकी। अमीलोजानिन से डिग्रेडेशन होगी, छोटे छोटे डिग्रेडेशन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएंगी। मेजर लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन है और माइनर शॉर्ट टर्म है। एक्सप्रेशन इनका कब स्टॉप करते हैं? जब एनामल अपने फुल थिकनेस पे पहुंच जाता है। मतलब फुल थिकनेस पे एनामल कब पहुंचता है? सेक्रेटरी स्टेज के एंड पे। मीन इसमें सिर्फ अमीलोजानिन है अपना एक्सप्रेशन सेक्रेटरी स्टेज में ही शो करना है, सेक्रेटरी स्टेज में अपना रोल प्ले करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना है? 25 kg है। जो ये प्रोटीन्स है इनका मॉलिक्यूलर वेट आप सबने याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि अमीलोजानिन को कौन सा मॉलिक्यूलर वेट था, अमीलोब्लास्टिन का क्या था, एनामेलिन या टेप्टिलिन का क्या था, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर वेट 25 kd, kd इज द यूनिट। अच्छा, अब इसकी जो अनयूनिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आ जाएंगी अमीलोजानिन की? अनयूनिक सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज है, रिलेट टू टेम्परेचर है, पीएच है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन है। Then solutions of the proteins are capable of transforming into a gel under physiological conditions. Certain physiological conditions में क्या होता है कि ये जो proteins है अपने आप जेल लाइक सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस की तरह का बन जाता है। अच्छा, इसकी मेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन की सेल्फ एग्रीगेशन है। सेल्फ एग्रीगेशन अमीलोजेनिस क्या कहते हैं? सेल्फ एग्रीगेशन कर लेते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे को इकट्ठा करके नैनोसेफियर्स बना लेते हैं, जो कि होते हैं 25 नैनोमीटर तक होते हैं, और ये यूनिट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अच्छा, अमीलोजेनिन का ये सेल्फ एग्रीगेशन की प्रॉपर्टी ही जो है, इसकी वजह से ही एनामल की मिनरलाइजेशन होती है, एनामल फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि एनामल में मेट्रोफिजिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल नहीं बनता, डेंटिन में बनता है, सीमेंटम में बनता है, इनमें एनामल में नहीं बनता। एनामल में क्या होता है कि जो अमीलोजेनिन है, जो एनामल प्रोटीन है, ये सीक्रेटरी स्टेज पे रिलीज हो रही है। ये सेल्फ एग्रीगेशन करके छोटे छोटे नैनोसेफियर्स बना रही है, जो नैनोसेफियर्स बना रही है, इनके अंदर न्यूक्लिएशन होगी और ये फिर क्रिस्टल्स बनाएंगे, ठीक है? इन्होंने क्या करना है? अमीलोजेनिन के रोल क्या रोल प्ले करेगी? रेगुलेट करती थी ग्रोथ को, थिकनेस एंड बर्थ में। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं? इनहिबिट कर देते हैं लेटरल ग्रोथ। लेटरल ग्रोथ कौन सी? तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। मतलब जब आपकी लेटरल ग्रोथ हो रही है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये लेटरल ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देती है। किसकी लेटरल ग्रोथ को? हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स की लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है और न्यूक्लिएट कर देती है क्रिस्टल्स। न्यूक्लिएट में आल्सो न्यूक्लिएट क्रिस्टल्स, जो लास्ट पॉइंट है, ये कैसे न्यूक्लिएट करती है? ये नैनोसेफियर्स बनाती है। नैनोसेफियर्स जब बनते हैं तो मैंने आपको बताया कि इनकी न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये नैनोसेफियर्स का ये वही प्रॉपर्टी की न्यूक्लिएट कर लेगी क्रिस्टल्स को। जीन्स कोडिंग जो होती है अमीलोजेनिन, वो कहाँ पे होते हैं? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों पे होती है। तभी इसकी एब्रिविएशन क्या थी? AMELX एंड AMELY। अमीलोजेनिन की जीन कोडिंग जो प्रेजेंट थी बहुत पे एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम दोनों में थी, और यही इनकी एब्रिविएशन पे जाती है। अच्छा, जो मोस्ट ऑफ द सिक्रेटरी अमीलोजेनिन है वो रिमूव हो जाएगी ड्यूरिंग मैच्योरेशन, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी फेज पे अपना रोल प्ले करना, मैच्योरेशन पे नहीं। अमीलोजेनिन कहाँ पे होती है? आपकी बॉडी में एनामल के अलावा ये बोन्स में भी होती है, बोन में भी होती है, ब्रेन सेल्स में भी होती है। अमीलोजेनिन
एनामल के अलावा बॉडी में बोन मैरो एंड ब्रेन सेल्स पे भी प्रेजेंट होती है। और जो AMELX जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। एक्स की वजह से हमें पता चला कि एक्स क्रोमोसोम पे है, उसका क्या मेजर रोल है किस चीज में, एनामल फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले कर रही है। जबकि AMELY जीन जो है ना वो लोकेटेड है बाई क्रोमोसोम पे, वो एनामल फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड नहीं होते थे। और अगर हम अमीलोजेनिन नहीं है, अमीलोजेनिन लॉस ऑफ फंक्शन है कि अमीलोजेनिन हमने प्रॉपर रोल प्ले नहीं किया या नहीं रोल प्ले किया, तो क्या होगा, क्या डिफॉर्मिटीज हमारे पास आएंगे, एनामल फॉर्मेशन जो होती है ना प्रॉपर नहीं होगी, एनामल प्रॉपर नहीं बनेगा। फिर हाइपोप्लास्टिक एनामल बनेगा जिसमें एनामल रॉड्स नहीं होंगे, इससे पता होगा। फिर हाइपोप्लास्टिक एनामल लेयर इज फॉर्म्ड दैट लैक्स एनामल रॉड। हाइपोप्लास्टिक एनामल कैसा होता है, हाइपोप्लास्टिक एनामल थिन होता है, कलर नॉर्मल नहीं होता, ब्राउनिश कलर होता है, डार्क येलोश का कलर हो जाते हैं एंड उसकी स्मूथ एनामल की स्मूथ सरफेस नहीं होती, उसकी थोड़ी सी डेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, आप समझ लो इरेगुलर सरफेस होती है, ग्रूव्स होती है। फिर हाइपोप्लास्टिक एनामल जो अमीलोजेनिन के एब्सेंस में बनेगा। अमीलोब्लास्टिन नेक्स्ट कौन सी जीन हमारी, अमीलोब्लास्टिन। अब से अमीलोजेनिन की तरह अमीलोब्लास्टिन का क्या फॉर्मूला है या क्या इसकी एब्रिविएशन है, इसकी एब्रिविएशन है AMBN। ठीक है, और अब कौन सा जीन के लिए प्रेजेंट होता है, 4q 13.3 जीन है जिसपे ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मच स्मॉलर अमाउंट्स कंपेयर्ड विद अमीलोजेनिन। ठीक है, अमीलोजेनिन 90% था, ये अमीलोजेनिन के प्रेजेंट में बहुत थोड़ा में होता है, प्रेजेंट होता है, ये लेस देन 10%, 10% से भी कम। और कहाँ पे होता है, न्यूली फॉर्म्ड एनामल के पास होता है, सिक्रीटरी स्टेज में भी रिलीज हो रहा है। अमीलोजेनिन भी सिक्रीटरी स्टेज में रिलीज हो रहा है, अमीलोब्लास्टिन भी सिक्रीटरी स्टेज पे रिलीज है। अभी हम कौन से जीन्स पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, सिक्रीटरी स्टेज की प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। अभी हम जो अमीलोजेनिन, अमीलोब्लास्टिन, एनामिलिन, ये एनामल है, ये तीनों जीन्स कौन से सिक्योरिटी स्टेज की जीन्स है। ये तीनों जीन्स कहाँ पर स्टेज पे, सिक्योरिटी स्टेज पे रिलीज होंगी, इसके बाद जब सेल वो सिक्योरिटी स्टेज में जाएगा, मींस मैच्योरेशन स्टेज में जाएगा, इनके ये अपना फंक्शन स्टॉप कर देंगे, रिलीज नहीं होगा। कहाँ पे होती है, यूनिफॉर्म एनामल के साथ होती है, जहाँ पे डेंटिनोनामल जंक्शन होता है, वहाँ पे डोज होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं 2.5 टाइम्स लार्जर इन मॉलिक्यूलर वेट देन अमीलोजेनिन। ठीक है, अमीलोजेनिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 25 kd है। अमीलोब्लास्टिन का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, 17 kd है, 2.5 टाइम्स लार्जर है। ये पॉइंट पी बेटा मॉलिक्यूलर वेट वाला जो पॉइंट है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सब प्लीज इसको मार्क कर लो। सल्फेटेड ओ लिंक शुगर्स हैं इसमें, उसमें वो किसमें रिच था, प्रोलीन, हिस्टाडीन, ग्लूटामिन में रिच था, और उसमें कौन क्या चीज आता है, सल्फेटेड ओ लिंक शुगर्स आता है। Cleaved rapidly into several fragments. One fragment has calcium binding proteins. अच्छा, ये cleaved होते rapidly several fragments में, लेकिन नैनो सेल्फ एग्रीगेशन की क्वालिटी अमीलोब्लास्टिन में नहीं है। नैनोसेल्यूलर्स जो बनाते हैं सेल्फ एग्रीगेशन से, वो सिर्फ अमीलोजेनिन की क्वालिटी है। Secreted throughout the secretory stage, assist with the ameloblast adhering to the forming enamel surface during the secretory stage। ठीक है, इनका मेन एक तो फंक्शन क्या है, कीप कर देना, एक तो एनामल की बाइंडिंग का तो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहाँ पे होते हैं, टर्मिनल अमीलोब्लास्ट में साथ होते हैं, और जो डेंटिनोनामल जंक्शन है वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा एनामल को बाइंड करते हैं, अमीलोब्लास्ट को बाइंड करेंगे एनामल सरफेस के साथ, सिक्रेटरी स्टेज, शॉर्ट सिक्रेटरी स्टेज में रिलीज हो जाएंगे। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो रैपिडली क्लीव हो जाते हैं, और इनमें कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, कैल्शियम बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड होती हैं आफ्टर क्लीवेज, सेपरेट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट में कैल्शियम बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। मॉलिक्यूलर वेट 75 kd है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा है अमीलोजेनिन। लॉस ऑफ फंक्शन, अगर हमारा अमीलोब्लास्ट प्रॉपर अमीलोब्लास्टिन में फंक्शन रिलीज प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ, या वो प्रॉपर काम नहीं कर सका, तो क्या होगा, टर्मिनल डिफरेंशिएटिंग अमीलोब्लास्ट डिटैच फ्रॉम द डेंटिन एंड नेवर फंक्शन अबाउट्स। ठीक है, सिक्रेटरी स्टेज पे अगर हमारे अमीलोब्लास्ट ने प्रॉपर फंक्शन नहीं किया, तो जो टर्मिनल अमीलोब्लास्ट थे वो डेंटिन से डिटैच हो जाए। आपको पता है ना, टर्मिनल अमीलोब्लास्ट सबसे पहले डेंटिन एंजाइम फॉर्म करते थे, फ्यूचर डेंटिन जंक्शन पे जगह पे, तो ये डेंटिन से डिटैच होकर एनामल फॉर्मेशन स्टॉप होगी। जितना एनामल बना था सेक्रेटरी स्टेज में, जिस टाइम तक उतना ही वैसे एनामल बनेगा, उसके बाद एनामल फॉर्मेशन स्टॉप। थर्ड प्रोटीन है वो कौन सी है, उसका नाम है एनामिलिन। एनामिलिन भी सिक्रेटरी स्टेज की प्रोटीन है और सिक्रेटरी अमीलोब्लास्ट के साथ रिलेटेड है। इसका सिंबल क्या है, एब्रिविएशन इसकी क्या है, AENAM। ठीक है, ENAM है इसकी एब्रिविएशन। और इसकी कौन सी जीन से रिलेटेड होगा, 4q 13.3 का। एनामिलिन इज द लार्जेस्ट एंड लीस्ट अबंडेंट, लार्जेस्ट है
मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है कितना 186 kDa है। अमीलोजेनिन का 25 kDa है। अमीलोब्लास्टिन 75 kDa था और एनामिलिन का 186 kDa। तो सबसे ज्यादा अगर वो पूछते हैं आंसर डिफरेंट ऑप्शन देखिए कि विच इज द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, एनामल प्रोटीन, तो आपका आंसर एनामिलिन होगा। अच्छा, और लीस्ट अबंडेंट कौन सी हुई, वो भी एनामिलिन। अमीलोजेनिन 90%, amyloblastin less than 10%, and enamellin less than 5%. So enamellin least abundant. Enamellin undergoes extensive post-translational modifications. It has N-like sugars and phosphorylated. अच्छा, amyloblastin में O-like sugar था, इसमें enamellin में N-like sugar है, ठीक है। और प्रोइजन पर प्रेजेंट होती है ग्रोइंग एनामल सरफेस पे। ये enamellin ग्रोइंग एनामल सरफेस पे प्रेजेंट है। एमिलोब्लास्टिन कहाँ पे प्रेजेंट थी? एमिलोब्लास्टिन प्रेजेंट थी जहाँ पे क्या था, टर्मिनल एनामल सरफेस पे, ठीक है, टर्मिनल एमिलोब्लास्ट पे। वो टर्मिनल एमिलोब्लास्ट पे प्रेजेंट होती है एमिलोब्लास्टिन और एनामिलिन ग्रोइंग एनामल सरफेस पे। ये किसके साथ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्रिस्टल के एलोंगेशन के लिए। एनामिलिन क्रिस्टल एलोंगेशन कर लिया, जबकि एमिलोजेनिन अगर हम इसे कंपैरिजन में देखें तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन को कंट्रोल कर रही थी, थिकनेस और ब्रेथ के साथ इन्वॉल्व थी। स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं एनामलिन के, विद इन एनामल वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ज़्यादा देर के लिए एनामल में रहती हैं, काफ़ी देर तक रह जा सकते हैं। और उनके क्या मॉलिक्यूलर वेट है, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स का 32 kDa 25 kDa तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जबकि विदाउट फ्रेगमेंटेशन बिफोर क्लीवेज इनका क्या मॉलिक्यूलर वेट था 186 kDa है। ये किसके साथ बाइंड करते हैं? मिनरल्स को बाइंड कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं क्रिस्टल ग्रोथ को। Function as a modulator for formation of mineral and to promote crystal elongation. इनका लॉस ऑफ फंक्शन, एनामिलिन का लॉस ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं, हमें नहीं पता कि अगर हम एनामिलिन ना हो तो क्या फर्क क्या होगा, क्या abnormalities आएंगे, अभी तक डिफाइन नहीं है। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? मॉडुलेटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स एंड टू प्रमोट क्रिस्टल एलोंगेशन। अब हमने तीनों प्रोटीन्स पढ़ ली जो सिक्रीटरी स्टेज के साथ इन्वॉल्व थी। एमिलोजेनिन थी, एमिलोब्लास्टिन थी और नॉन एमिलोजेनिन में एनामिलिन थी, ठीक है। अब हम उन प्रोटीन्स के साथ को स्टार्ट करने लगे हैं जो प्रोटीन्स किसमें इन्वॉल्व है? पोस्ट सिक्रीटरी प्रोसेसिंग में और डिग्रेडेशन ऑफ एमिलोजेनेसिस और नॉन एमिलोजेनेसिस, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स है ना, इन्होंने दो काम करने हैं। एक तो इन्होंने प्रोसेसिंग कर देनी है, पोस्ट सिक्रीटरी एमिलोब्लास्ट प्रोसेसिंग करनी है, मतलब मेचुरेशन और ट्रांजिशन फेज पर अपना रोल प्ले करना है। सेकेंड, अमीलोजेनेसिस और नॉन अमीलोजेनेसिस जो प्रोटीन्स थी, सिक्रीटरी स्टेज जो प्रोटीन्स थी और वो मेचुरेशन स्टेज में पड़ी हुई है, उनको इन्होंने डिग्रेड करके खत्म करना है, ठीक है। अब ये कौन से प्रोटीन्स है? एनामिल लाइसिन, एनामिल मैट्रिक्स एंड सीरीन प्रोटीएज, ठीक है। तीन प्रोटीन्स है ये भी जो सिक्रीटरी स्टेज में इन्वॉल्व है। कौन सी? एनामिल लाइसिन, एनामिल मैट्रिक्स एंड सीरीन प्रोटीएज। एनामिलाइसिन कौन सी? MMP20, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज 20, ठीक है, इसका फॉर्मूला एनामिलाइसिन का। और इसकी कौन सी जीन है, ये कौन सी जीन पे इन्वॉल्व है? 11q22.3। एनामिलाइसिन क्या चीज़ है? कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम डिपेंडेंट मेटालोप्रोटीनेजेस है मेट्रोप्रोटीनेज सब फैमिली का यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स है। और कहाँ पे होता है? यूनिफॉर्म सिक्योरिटी स्टेज के एनामल में होता है। जो यूनिफॉर्म एनामल की सिक्योरिटी स्टेज का बिल्कुल अभी वो फॉर्म आया होता है, एंटर हो रहा था डिफरेंशियल मैच्योरेशन स्टेज में, उसमें एनामिलाइसिन होती है। क्लीव कर देते हैं हाइड्रोफिलिक सी टर्मिनल एंड्स ऑफ इमिडोजेनिन्स को इन अदर इंटरनल साइट्स को, ठीक है, रिस्पांसिबल है फॉर क्लीविंग इमिडोप्लास्टिन एंड एनामिलिन इनटू सर्टेन लार्ज फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। इसको क्लीव कर रही है इमिडोप्लास्टिन एंड इमिडोजेनिन को क्लीव कर रही है। मूव करो, आहिस्ता बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलना है कि तेज बोलना है? क्लास आवाज अब ठीक है। आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोगों को आवाज आवाज स्लो आ रही है, कम आ रही है, या मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, तो मैं इस दफा कोशिश करी थी मैं स्लो बोलूँ ताकि सब कुछ समझ आ जाए। बता दो प्लीज। क्लास आवाज क्लियर है?
D19 आवाज क्लियर है? मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ ऊंची बोलने की। रिस्पॉन्स बताओ आप अपना। अभी भी नहीं आ रही? एक सेकंड ठहर जाओ। अपने देखो, अपने हेडफोन दे दो, हेडफोन में ना इशू हो। हेडफोन्स अपने दे दो अगर आवाज अच्छी नहीं आ रही। अगर हेडफोन्स का कहीं इशू है तो मुझे अपने हेडफोन दे दो, वो आवाज आ रही है। अच्छी तो है। वहाँ से ऑन करो ना स्क्रीन। आपने पॉज किया है? क्लास अब आवाज आ रही है? D19 आवाज आ रही है? चलो ठीक है, अब आवाज क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा मुझे जल्दी से ये बता दो कि रिपीट तो नहीं करना कुछ था जो हमने पहली प्रोटीन्स पढ़ी है। हमने जो सिक्योरिटी स्टेज की प्रोटीन्स पढ़ी उनको क्लास रिपीट तो नहीं करने की जरूरत? अगर रिपीट नहीं करना तो मैं इससे कंटिन्यू करूँ एनामेलन से। D19 मैं थोड़ा सा प्रोटीन आप इसको कंटिन्यू कर देती हूँ उसके साथ। अच्छा अब हम कौन सी प्रोटीन्स कर रहे हैं क्लास? अब हम प्रोटीन्स कर रहे हैं जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है पोस्ट सिक्योरिटी स्टेज में। पोस्ट सिक्योरिटी स्टेज कौन सी स्टेज हो जाएगी? पोस्ट सिक्योरिटी स्टेज हो जाएगी जो है हमारी मैच्योरेशन स्टेज। मैच्योरेशन स्टेज के प्रोटीन्स ने एक तो मैच्योरेशन स्टेज के मीलोब्लास्ट एनामल के साथ काम करना है। सेकेंडली जो हमारी सिक्योरिटी स्टेज की प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं और वो मैच्योरेशन स्टेज में एंटर हो गए उनको डिग्रेडेशन के लिए खत्म कर देना है। प्रोटीन्स कौन सी हैं? एनामल लाइसिन, एनामल मैट्रिक्स एंड सीरीन प्रोटीएज। ठीक है, अब सबसे पहले हम एनामल लाइसिन को डिस्कस कर लेंगे। एनामिलाइसिन का क्या है एब्रीविएशन? MMP20। MMP20 इसकी एब्रीविएशन है। उसका सिंबल जीन्स कौन से? 11q22.3 है। एनामिलाइसिन क्या है? एनामिलाइसिन कैल्शियम डिपेंडेंट मेटालोप्रोटीनेज प्रोटीन है और कौन सी? मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज फैमिली की। ठीक है, यूनिक स्ट्रक्चर फीचर्स हैं। कहाँ पे होती है? न्यूली फॉर्म सिक्योरिटी स्टेज के एनामल में होती है। क्लीव कर देती है। किसको क्लीव करेगी? हाइड्रोफिलिक सी टर्मिनल एंड्स ऑफ अमीलोजाइलेंस को और इंटरनल अदर इंटरनल साइट्स को। और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? अमीलोब्लास्टिन और एनामिलिन की क्लीविंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मींस ये जो आप इसका सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं इस टाइप पे, इसमें ये क्या रही है? डिग्रेडेशन कर रही है। डिग्रेडेशन कर रही है सिक्योरिटी स्टेज के प्रोटीन्स में। नामल प्रोटीन्स में कौन कौन सी थी? अमीलोजाइलिन, अमीलोब्लास्टिन और एनामिलिन। इन तीनों को इसने इसकी क्लीवेज कर दी, इन तीनों को डिग्रेडेट कर दिया। आपको पता है क्लीवेज जब किसी चीज की क्लीवेज करते हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों में तोड़ देते हैं। इसने उनको तोड़ दिया। रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा इसके अलावा एक तो फंक्शन इन्होंने ये किया है एनामिलाइसिन है। लेकिन फंक्शन एनामिलाइसिन के रिस्पॉन्सिबल है लिमिटेड प्रोटियोलिसिस प्रोडक्शन ऑफ एनामल decreases during post security transition। ठीक है, किस इसके लिए इंपॉर्टेंट है? लिमिटेड प्रोटीन के प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो डिक्रीज होता है पोस्ट सिक्योरिटी ट्रांजिशन में थोड़ी सी प्रोटीन सिक्योरिटी। मैंने आपको ट्रांजिशन फेज में बताया था कि थोड़ी सी प्रोटीन अभी रिलीज हो रही है, थोड़ा सा अभी प्रोटीन रिलीज हो रही है। तो उन प्रोटीन्स को रिलीज करने के लिए प्रोटीनेसिस के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल होता है? एनामिलाइसिन। लॉस ऑफ फंक्शन एनामिलाइसिन के लॉस ऑफ फंक्शन के हाइपोमेचुरेशन एनामल होगा। ठीक है, और इनका अमीलोजाइलिन का लॉस ऑफ फंक्शन में हाइपोप्लास्टिक एनामल। हाइपोप्लास्टिक एनामल में एनामल इनका एनामल की जनरेशन थी, स्मूथ सरफेस नहीं थी। हाइपोमेचुरेशन में एनामल हो जाएगा, मैच्योर नहीं है, मींस प्रॉपर कैल्सिफिकेशन नहीं हुई, प्रॉपर मेटलाइज नहीं है और थिन एनामल बनेगा। जितनी एनामल की नॉर्मल थिकनेस होती है उससे कम बनेगा। सीरीन प्रोटीएजेस में वही प्रोटीन्स हैं जो मैच्योरेशन स्टेज पे रिलीज होती हैं। KLK4 एब्रिविएशन। प्रोटीन जीन्स कौन सी है इनकी? 19q13.4। ठीक है, serine proteinases क्या है? प्रोटीन इज अ serine proteinase ऑफ द टिश्यू केराटिन सब फैमिली की प्रोटीन है। तभी इसको KLK4 की एब्रिविएशन है। कहाँ पे होती है? प्रोस्ट्रेट में एक्सप्रेस होती है। प्रोस्ट्रेट मतलब एक्सप्रेशन प्रोस्ट्रेट इस तरह लंबाई के रूप से। हम एक एग्जांपल ले लें
या आप सीधा लेटे हुए हो लेकिन फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, आप ग्राउंड को फेस करो, मतलब एक इंसान जमीन पे लेटा हुआ है उल्टा, ठीक है, उस तरह रिलीज होती है। प्रोडक्शन begins in transitional stage, continues throughout the maturation stage, okay? सीरीन प्रोटीज कब रिलीज हो रही है? ट्रांजिशनल स्टेज पे रिलीज हो रही है और मैच्योरेशन प्रॉपर स्टेज में भी जाएंगी। Secreted into enamel that is achieved full thickness achieve कर चुके जो enamel उसमें रिलीज हो रही है। full thickness वाला enamel कौन सा होगा? Secretory stage का enamel, secretory stage का enamel जो बन जाता है, secretory stage के एंड तक enamel की thickness full होती है और बस maturation stage में उससे mature होना, उसकी mineralization हो रही है, तो thickness increase नहीं होती। Secreted into enamel that has achieved full thickness once ameloblasts launch their amelodromes process and starts their modulation cycle along the enamel surface. Modulation cycle किसमें start होती है? Maturation stage की, maturation sub stage, maturation proper sub में, ठीक है? Remove कर देगा amelogenesis from the intercrystal areas, allowing growth in crystal width and thickness. Amelogenesis को remove कर देते हैं और width and thickness को control करते हैं, क्योंकि amelogenesis का एक function ये था कि वो polymetric expansion को भी inhibit कर रहा है। इसका लॉस ऑफ फंक्शन हाइपोमैचुरेशन, एनामल की हाइपोमैचुरेशन, एनामल में आपको प्लास्टिक, हाइपोकैल्सिफाइड एंड हाइपोमैचुरेशन तीनों एनामल्स आगे पढ़ाऊंगी। अब हमने पहले प्रोटीन्स पढ़ी थी जो सेक्रेटरी स्टेज के साथ इन्वॉल्व थी, फिर हमने प्रोटीन्स पढ़ी जो पोस्ट सेक्रेटरी स्टेज के साथ इन्वॉल्व थी और सेक्रेटरी स्टेज की प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कर रही थी। अभी थर्ड टाइप हमारे पास आई है, ये किसके साथ रिलेटेड है? ये प्रोटीन्स रिलेटेड है बेसल लैमिना के साथ, कविंग, मैच्योरिंग एंड मैच्योर प्री एडेप्टिव एनामल, ठीक है। एक तो ये बेसल लैमिना के साथ रिलेटेड है जो कवर करे मैच्योरिंग एनामल को, और दूसरा एनामल वो है जो मैच्योर हो गया है लेकिन अभी उसे एडॉप्ट होना ओरल कैविटी में, ठीक है। तो ये कौन से प्रोटीन्स है? एमीलोटिन, अमीलोटिन, फिर लिगे और लेगेसी प्रोटीन्स है। एमीलोटिन और लेगेसी प्रोटीन्स है। लेगेसी प्रोटीन्स के तीन नाम हमारे पास आ जाएंगे, एनामिलिन, डक्टिलिन, एमिलिन, ठीक है। एनामिलिन, डक्टिलिन और एमिलिन तीनों लेगेसी प्रोटीन्स के आ जाएंगे और अमीलोटिन, अमीलोटिन की एब्रिविएशन क्या है? AMTN। अमीलोटिन की एब्रिविएशन है AMTN 4Q13.3। इसकी जीन्स है जिसमें प्रेजेंट होता है और अमीलोटिन जो है कि इसमें इन्वॉल्व होता है, हेल्प करते हैं एनामल फॉर्मेशन में, हेल्प करते हैं। रिसेंटली हमने इसको एनामल प्रोटीन के ग्रुप में ऐड किया है। अमीलोटिन क्या है? सिक्रेटेड ड्यूरिंग एंड शॉर्टली आफ्टर ट्रांजिशन टू बी मैच्योरेशन स्टेज। कब सिक्रेट हो रहा है अमीलोटिन? नाम में सिक्रेट हो रहा है। Ameliotin secreted during and shortly after transition to the maturation stage, means ये maturation stage में ही होगा, लेकिन transition maturation stage की जो दो सब stages हैं जो है कि transition stage और maturation proper, तो maturation transition के end पे होगा और maturation stage तक जाएगा। Ameliotin resides in the basal lamina along with laminin 5 throughout maturation। अभी तक आप सबको ट्रिप्स पे ये बात याद हो जानी चाहिए कि laminin 5 basal lamina में कोलेजन टाइप 4 मस्ट है, लेमिनिन 5 मस्ट है, ग्लूकोकॉन्जुगेट्स मस्ट है। ये तीनों चीजें मस्ट हैं, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी एमसीक्यू आ सकते हैं कोलेजन की टाइप्स में से, चैप्टर 4 में से आ सकते हैं, चैप्टर 5 में से आ सकते हैं, चैप्टर 7 में एनामल वाले में से भी आ सकते हैं। बेसल लैमिना से रिलेटेड या लेमिनिन 5 से रिलेटेड या जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको पता होगा कि अगर बेसल लैमिना है तो उसके साथ लेमिनिन 5 होगा, उसके साथ ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स होंगे और उसके साथ टाइप 4 कोलेजन, ठीक है, क्लियर। Ameloblastin resides in basal lamina along with laminin 5 throughout maturation. Amelotin found in the basal lamina located at the surface of junctional complexes. Epithelium junction epithelium की surface पे भी होती है और basal lamina किसमें रिलेटेड है? ग्लूकोकॉन्जुगेट्स में होते हैं, हेल्प करते हैं एडिशन एंड आल्सो रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द एनामल लेयर। ग्लूकोकॉन्जुगेट्स कब करेंगे? एक मॉड्यूलेशन में मैंने आपको बताया था ना, रफल एंडेड स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट थे। रफल एंडेड में अमीलोब्लास्ट में मिनरल्स आते हैं और स्मूथ एंडेड में डिफ्यूजन से आते हैं लेकिन वाटर जाता ज़्यादा। तो ये कौन कर रहा होता है फंक्शन? बेसल लैमिना कंट्रोल कर रहा होता है एनामल में इन और आउट ऑफ द एनामल लेयर। लॉस ऑफ फंक्शन अमीलोटिन का लॉस ऑफ फंक्शन अभी तक डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट प्रोटीन एनामिलिन। एनामिलिन जो है वो कौन सी प्रोटीन थी? लिगेसी प्रोटीन थी। एनामिलिन लिगेसी प्रोटीन्स में आता है। लिगेसी प्रोटीन में हमारे पास एलामिनिन आ रही थी, अमीलोटिन आ रही थी और कौन से थे? हाँ, एनामिलिन, डक्टिलिन, एमिलिन। एनामिलिन, डक्टिलिन, एमिलिन ये तीनों लिगेसी प्रोटीन्स में हैं। एनामिलिन लिगेसी प्रोटीन्स में जो है वो क्या है? ADTA soluble protein एनामिलिन turned out to be the albumin derived protein from blood contaminations, ठीक है। कहाँ से मिलती है? ब्लड कॉन्टामिनेशन से मिलती है, एल्ब्यूमिन derived है और ये ADTA soluble proteins है।
और नेक्स्ट प्रोटीन टफ्टिलिन है। टफ्टिलिन लिगेसी प्रोटीन्स में है। ये प्रोटीन्स क्या है, इसमें कोई सिंगल पेप्टाइड नहीं होता है। दिस प्रोटीन हैज नो सिंगल पेप्टाइड। टफ्टिलिन कहाँ पे होती है? रेटिनो एनामल जंक्शन पे होती है, इन्वॉल्व विद सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये रेटिनो एनामल जंक्शन पे एक तो टफ्टिलिन थी, इसके अलावा अमीलोजेनिन थी, ठीक है। टफ्टिलिन एनामल रेटिनो एनामल जंक्शन पे है, सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है। उसके अलावा ये करिए इंडक्शन, initiation of mineralization और linking between enamel and enamel और retinal enamel link बना रही है, mineralization start कर रही है और mineralization use कर रही है, ठीक है। Capillin gene found in chromosomes में होगी और present protein molecules in red belongs to enamel family। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली दी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ पे फाउंड होते हैं? सम मॉर्फोलॉजिकल एनामल एलिमेंट्स में होते हैं, एनामल टर्फ्स में, एनामल स्पिंडल्स में, ठीक है। हमें टफ्टिलिन कहाँ पे मिलती है? एनामल टर्फ्स, एनामल स्पिंडल्स और सम मॉर्फोलॉजिकल एनामल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? अमीलोसिन, एमिलिन और शीटलिन, ठीक है, शीटलिन। एमिलिन जो है बेटा वो पहले एक इंडिविजुअल प्रोटीन थी, लिगेसी प्रोटीन्स में आती थी। बेसल लैमिना के साथ जो प्रोटीन्स रिलेटेड होते हैं उस ग्रुप में हम शामिल करते थे, लेकिन अब इसको रिसेंट स्टडीज में अमीलोब्लास्टिन के साथ ही मर्ज कर दिए, ठीक है। अब जो रिसेंट स्टडीज है उसके अकॉर्डिंग अमीलोब्लास्टिन सेम है। अमीलोब्लास्टिन कौन सी वाली थी? याद है कुछ? अमीलोब्लास्टिन कौन सी प्रोटीन थी? अमीलोब्लास्टिन सिक्रीटरी स्ट्रेची प्रोटीन थी जिसने क्रिस्टल ग्रोथ में इन्वॉल्व थी, क्रिस्टल की विड्थ जो है वो कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। अमीलोजेनिन, अमीलोब्लास्टिन और एनामेलिन ये कौन सी थी? सिक्रीटरी स्ट्रेची प्रोटीन जो हमने कुछ स्टार्ट में पढ़ी। अब हमने तीनों प्रोटीन्स पढ़ ली। एक क्विक रिवीजन बेटा, प्रोटीन्स एनामल मैट्रिक्स से बना होता है, नॉन प्रेजेंस प्रोटीन से बना होगा, एनामल प्रोटीन जो एंजाइम से बना होगा। 90% जो प्रोटीन्स है वो अमीलोजेनिन से, 10% नॉन अमीलोजेनिन से जिनमें एनामेलिन एंड अमीलोब्लास्टिन है, ठीक है। ये आप देख लो 90% ग्रीन एंड 10% ब्लू जो है वो नॉन अमीलोजेनिन है। प्रोटीन्स जो सिक्रीटरी स्टेज पे रिलीज होती है एनामल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, कौन कौन सी हैं? अमीलोजेनिन, अमीलोब्लास्टिन और नॉन अमीलोजेनिन एनामेलिन। प्रोटीन्स जो वो सिक्रीटरी स्टेज के साथ इन्वॉल्व हो, एनामल लाइसिन, एनामल मैट्रिक्स एंड सेरीन प्रोटीनेसेस है। ये कौन से प्रोटीन्स हैं? मैच्योरेशन स्टेज की प्रोटीन्स है जो ट्रांजिशन फेज के साथ इन्वॉल्व है और मैच्योरेशन प्रॉपर फेज के साथ इन्वॉल्व है। अब कौन सी प्रोटीन्स आएंगी? जो प्रोटीन बेसल लैमिना के साथ थी, रिलेटेड थी, मैच्योरिंग एनामल को कवर कर रही थी और मैच्योर को कर रही थी बिफोर इरप्शन। ये कौन सी थी? अमीलोटिन थे, लिगेसी प्रोटीन्स में एनामेलिन, टफ्टिलिन, एमिलिन। एमिलिन को अब अमीलोब्लास्टिन में ऐड कर दिया, उसके साथ मर्ज कर दिया। अमीलोजेनिन क्या है? AMELX Y, AMLEX X और AMEL Y। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम दोनों तो प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम के साथ इन्वॉल्व है वो इनामल के प्रेजेंट है, वो इनामल के साथ रिलेटेड होता है। वाई वाला इनामल के साथ कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। लो मॉलिक्यूलर वेट है, सबसे ज़्यादा इनका परसेंटेज है, 90 से ज़्यादा प्रोटीन्स ही हैं। मॉलिक्यूलर वेट इनका 25 kd है। रिच होती है प्रोलीन, हिस्टीडीन, ग्लूटामीन में। हेट्रोजेनियस ग्रुप पे और नैनोस्फीयर बना देती है। ये इनकी जो सेल्फ यूनिट स्ट्रक्चर बना देते हैं। नैनोस्फीयर्स के एनामल की मिनरलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड क्रिस्टल्स बना देते हैं। इसके अलावा ये रेगुलेट की ग्रोथ को, थिकनेस ऑफ बर्थ के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है और न्यूक्लियर कैलोरी क्रिस्टल्स को मींस क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। और लॉस ऑफ फंक्शन से फिर हाइड्रोप्लास्टिक एनामल बनेगा। अमीलोब्लास्टिन क्या करेगा? अमीलोब्लास्टिन AMBN एब्रिविएशन है फॉर्मूला। 4q13.3 जीन जिसमें प्रेजेंट है और 10% से कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है, 70 kd है, 2.5 टाइम ज़्यादा है अमीलोजेनिन से। ये MCQs में मॉलिक्यूलर वेट आ जाते हैं। D19 MCQs के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्शन कहाँ होता है? डेंटिनो एनामल, न्यूक्लियोफॉर्म एनामल पे होते हैं, क्लोज होते हैं डेंटिनो एनामल जंक्शन पे। secreted throughout the secretory stage. Assist with ameloblast adhering to the forming enamel surface during the secretory stage. Loss of function में अमीलोजेनिन की लॉस ऑफ फंक्शन में क्या था? हाइड्रोप्लास्टिक एनामल, इसकी लॉस ऑफ फंक्शन में एनामल फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी क्योंकि अमीलोब्लास्ट अटैच हो जाएगा रेटिन से। एनामेलिन थर्ड प्रोटीन थी सिक्रीटरी स्टेज की, ENEM 4q13.3 था। एनामेलिन लार्जेस्ट थी 18186 kDa था और लीस्ट अबंडेंट थी लेस देन 5, ठीक है।
क्रिस्टल elongation के साथ इन्वॉल्व है, ग्रोइंग सर्फेस एनामल सर्फेस जो प्रेजेंट है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती है इसकी बहुत ज़्यादा, एनलिप शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर एनामल डू लिंगर विद इन एनामल, लिंगर का मतलब होता है ज़्यादा देर तक उस जगह पे रहना। फंक्शन एज अ मॉड्यूलेटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी प्रमोट करते हैं क्रिस्टल elongation का फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब कौन सी प्रोटीन्स आ गई एनामल जो पोस्ट सेक्रेटरी स्टेजेस आती है, मैच्योरेशन स्टेज आती है, कौन सी एनामल लाइसिन, एनामल मैट्रिक्स एंड सीन प्रोटीनेज। एनामल लाइसिन MMP20 है, 11 to 2.3 एनामल लाइसिन के जो कल्चर डिपेंडेंट टेलोप्रोटीनेज इस प्रोटीन है। यूनिक सोशल फीचर्स हैं, यूनिफॉर्म एनामल में होंगी, सी टर्मिनल क्लीवेज कर देती है, एमिलोजेनिक भी क्लीवेज कर देती है, एमिलोब्लास्ट एनामल क्लीवेज कर देती है। हाइपोमैचुरेशन, लॉस ऑफ फंक्शन से हाइपोमैचुरेशन बन जाते हैं एनामल का, और MMP20 एनामल जो होते हैं MMP20 डेफिशिएंट एनामल वो कैसा होता है, थिन होता है। एक हाइपोमैचुरेशन ही नहीं होगी एनामल का, जो एनामल बनेगा वो कैसा होगा, थिन होगा। सीरीन प्रोटीएसिस में क्या हो जाते हैं, सीरीन प्रोटीएसिस में KLK4 KLK4 है, और इसके अलावा क्या है, केलिकिन सब फैमिली से बिलोंग करते हैं। एनामल में फुल अचीव, एनामल में सीक्रेट होकर जब एनामल ने अपनी फुल थिकनेस अचीव कर ली हो, और अमीलोब्लास्ट ने डॉम्स प्रोसेस को लॉस कर दिया, अमीलोब्लास्ट कब लॉस होते हैं, जब फाइनल इंक्रीमेंट्स बन जाती हैं सेक्रेटरी स्विच के एंड पे, अमीलोब्लास्ट और डॉम्स प्रोसेस लॉस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जब रिमूव होते हैं तब वो मैच्योरेशन स्टेज में एंटर होते हैं अमीलोब्लास्ट। मॉड्यूलेशन साइकिल के साथ रिलेटेड है, सीरीन प्रोटीएजेस अमीलोजेंस को रिमूव कर देंगे इंटरक्रिस्टल एरिया से, इंटरक्रिस्टल एरिया से ये सीरीन प्रोटीएजेस उसको रिमूव करेंगे तो क्रिस्टल ग्रो करेगा ना, क्रिस्टल के दरमियान जो स्पेस है उनमें अमीलोजेनेंस पड़े हुए हैं, तो सीरीन प्रोटीएजेस अमीलोजेनेंस की डिग्रेडेशन करके उनको वहाँ से रिमूव करके स्पेस बना दी, जब स्पेस अवेलेबल हुई तो क्रिस्टल्स ने विड्थ एंड थिकनेस में ग्रो करना शुरू किया। लॉस ऑफ फंक्शन से अमीलो हाइपोमैचुरेशन बन जाएगा। Proteins related to basal lamina covering maturing enamel and mature eruptive enamel. कौन से एमिलोटिन लिगेसी प्रोटीन्स में एनामिलिन, डॉक्ट्रिन है एमिलिन, एमिलिन को तो एमिलोब्लास्ट के साथ मिला दिया है। एमिलोटिन क्या है, ANDN है, इसके अलावा एनामल फॉर्मेशन के साथ रिलेट है, ट्रांजिशन फेज में रिलीज होती है और मैच्योरेशन में भी रिलीज होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एमिलोटिन क्या करते हैं, बेसल लामिना में है, बेसल लामिना में लेमिनिन 5 है, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स एंड टाइपोकोलाइजन है, एनामल के एडिशन करिए एडिन के साथ। लॉस ऑफ फंक्शन डिफाइन नहीं है। एनामिलिन क्या है, ADTA सॉल्युबल प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड कंटामिनेशन। डक्टिलिन हैज नो सिंगल पेप्टाइड, जिसका इंपॉर्टेंट फीचर आप देख सकते हो, डक्टिलिन किसके साथ है, डेंड्रिटिक अमीनो एसिड के साथ है, सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है, और क्रोमोसोम में भी फाइंड होती है। क्या करती है, एनामल टफ्स स्पिंडल्स में भी डक्टिलिन आपको प्रेजेंट होगी। एनामिलिन एमिलिन सॉरी एनामिलिन एमिलिन अमीलोब्लास्ट के साथ मर्ज होगी, भी अब इनको उसी ग्रुप में शामिल करते हैं। अब क्या हम स्टार्ट करें, हमने एनामल प्रोटीन्स खत्म कर लिए, खत्म करके मैंने थोड़ी सी क्विक रिवीजन की थी ताकि आप लोगों को जो शुरू में आप सब कह रही थी कि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मुझे ये था कि वो जो अब शुरू में कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए तो वो अब क्लियर हो जाए, मैं इसलिए थोड़ा सा उसको रैपिड उसको हमने रिवीजन की है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मिनरल पाथवे एंड मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन जो होता है आपको हम सबको पता है एनामल की 2 स्टेजेस में होती है। इमीडिएट पार्शियल मिनरलाइजेशन 30%, जो इमीडिएट एनामल बनते हैं, इनिशियल जो एनामल होता है वो 30% मिनरलाइज्ड होता है, और कंप्लीशन ऑफ मिनरलाइजेशन जब होता है तो तब 96% मिनरलाइज्ड होता है। अच्छा, इमीडिएट मिनरलाइजेशन अकर्स होगी एनामल मैटर एज इट इज लेड डाउन, ठीक है। न्यूक्लिएशन इज इनिशिएटेड बाय द एपेटाइट क्रिस्टल्स ऑफ डेंटिन ऑन व्हिच एनामल इज लेड डाउन। आपको बताया था कि एनामल लेयर डेंटिन की लेयर बनेगी, सिग्नल्स जाएंगे अमीलोब्लास्ट और एनामल एपिथेलियम के सेल्स को अमीलोब्लास्ट में डिवाइड वो ट्रांसफर होंगे। उसके बाद अमीलोब्लास्ट एपिथेलियम क्रिस्टल्स लगाएगी कहाँ पे, डेंटिन के साथ, ठीक है, डेंटिन की फर्स्ट लेयर के साथ, मेंटल डेंटिन के साथ। इनिशियल मिनरल फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। इनिशियल मिनरल जो बना था हाइड्रोक्सी एपेटाइट नहीं होता, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो अनस्टेबल होता है। उसके बाद ऑक्टा फॉस्फेट कैल्शियम अपने आप को हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल स्टेबल है। इंक्रीमेंटल डेपोजिशन अगर आप देखेंगे डायग्राम में, बेटा आपको टिश्यू फॉर्मेशन में
लेट स्टेज की मिनरलाइजेशन थी चैप्टर 5 की, उसमें भी बताई थी, ठीक है। और उसके अलावा मैंने भी आपको मिनरलाइजेशन में भी दिखा दी थी। उसके अलावा ये आपको अब मैं मिनरलाइजेशन पाथवे में बता रही हूँ। इसको ये क्या है, ये ए पे आप देखो ये क्राउन का कस्प है, ठीक है। कस्प पे इंक्रीमेंटल डेपोजिशन हो रही है। ये क्या और है, जो इनिशियल डेपोजिशन थी वो मोर मिनरलाइज्ड है, उसी पर जो नई डेपोजिशन हो रही है, नई इंक्रीमेंट्स लगे वो लेस मिनरलाइज्ड है। इसी तरह मोर इंक्रीमेंट्स आर फॉर्म। डी पे अगर हम जाएं तो मेट्रो डेपोजिशन मिनरलाइजेशन प्रोसीड कर रही है, अब वो कस्प है इंसाइजरी जा रही है, प्रोसीड्स डाउनवर्ड और टुवर्ड्स इंसाइजरी। अब हम अगर ई पे जाएं तो हमें क्या नजर है, मैट्रिक्स इज फॉर्म ऑन द साइड एंड सर्वाइकल लाइन ऑफ द क्राउन, ठीक है। ये आप देखो ई पे एफ पे सर्वाइकल लाइन तक पहुंच गए, तो इसका मिनरलाइजेशन होती है इंक्रीमेंट्स में, यानी फॉर्मेशन होता है इंक्रीमेंट्स में। Gradual completion of mineralization starts from height of the crown and progresses cervically। आपको पता है कि cervically जाती है। It begins at the dentinal ends of the rods। Gradual completion of mineralization starts from height of the crown and progresses cervically, begins at dentinal ends of the rod है। Each rod mineralizes from the depth up to the surface। The sequence of mineralization of rod is from cusp or incisal edge towards the cervical line। Rate of enamel formation is 4 micron per day and it is more in permanent teeth, ठीक है। मिनरलाइजेशन कैसे होगी डेंटिन की, क्राउन से स्टार्ट होगी, सर्वाइकल जाएगी, फिर क्राउन में कस्प से स्टार्ट होती है एंड सर्वाइकल लाइन तक जाती है। और डेंटिन एंड्स जो होती है ना रॉड से बिगिंस करती है, और डेंटिन एंड्स ऑफ द रॉड से, जो रॉड से डेंटिन एंड है वहां से बिगिन करती है। रॉड किससे मिनरलाइज होती है, डेप्थ से सरफेस तक। रॉड की मिनरलाइजेशन क्या है, फ्रॉम डेप्थ टू सरफेस। सीक्वेंस ऑफ मिनरलाइजेशन क्या है, कस्प और इंसाइजल ऐसे टुवर्ड्स द सर्वाइकल लाइन। और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 4 माइक्रोमीटर पर डे है। और मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंटल लाइंस थी या जो थी स्ट्रैप रेडियस वो क्या होता है, इंक्रीमेंटल लाइंस थी जो डेली बननी थी, 4 माइक्रोमीटर पर डे था। और वो जो स्ट्रैप रेडियस है वो 1 वीक की इंक्रीमेंट्स थी। 1 वीक में जितनी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ हुई थी एनामल की, उसको स्ट्रैप रेडियस कहते थे, और डेली को इंक्रीमेंटल लाइन कहते थे। और 5 डेज का साइकिल होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट होती है परमानेंट टीथ में। कैरेक्टराइज किससे होती है, बाय ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल से। और क्रिस्टल्स की शेप, इनिशियल शेप क्या होती है, रिबन लाइक शेप होती है। क्रिस्टल्स इंक्रीज होते हैं थिकनेस में। Gradually, the organic matter becomes thin and more widely spaced to make room for growing crystals. Crystals increase in size from 1.5 micrometer to 25 micrometer. अब यहाँ से आपको आइडिया है लास्ट पॉइंट से कि क्रिस्टल्स का साइज कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है। जो इनिशियल क्रिस्टल बनते हैं वो 1.5 है, फाइनल क्रिस्टल की क्या साइज है 25 माइक्रोमीटर। इतनी ज़्यादा वो अपने आप को ग्रोथ होती है क्रिस्टल की। और इनिशियल क्रिस्टल कैसे था, रिबन शेप क्रिस्टल से, एंड देन हम जो मिचुअल लेवल क्रिस्टल्स होते हैं वो थिन लॉन्ग नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो थिन होते हैं और मोर वाइडली स्पेस टू मेक रूम फॉर ग्रोइंग क्रिस्टल्स। ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन ही इसलिए होती है कि क्रिस्टल्स के लिए स्पेस बन सके। क्रिस्टल साइजेस इंक्रीज फर्दर आफ्टर टूथ इरप्शन। अच्छा, एक तो बिफोर टूथ इरप्शन, ये जो लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, ये बिफोर टूथ इरप्शन क्रिस्टल का साइज कैसे था, डिग्रेडेशन के बाद, मैच्योरेशन स्टेज में, डिग्रेडेशन के बाद, मैट्रिक्स से डिग्रेडेशन के बाद जो क्रिस्टल स्पेस मिली उसकी वजह से स्पेस एक्स्ट्रा मिली तो क्रिस्टल से ग्रो किया 1.5 माइक्रोमीटर से 25। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब मेच्योर होगा 25 पॉइंट्स के टूथ इरप्ट होगा। टूथ इरप्ट के बाद भी क्रिस्टल ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा, ओरल कैविटी में, स्लाइवा में, फ्रूट्स में आयंस होते हैं और एनामल पोरस होता है, परमेबल होता है। तो आयन सेंटर होंगे एनामल में, एनामल उनको अब्सॉर्ब करेगा, क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे। कैल्शियम है, फ्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन से मैंने आपको ही बताया था। Calcium reaches the matrix to enamel organ or happens by extra transcellular route. Transcellular route से calcium enter होता है enamel में। इंट्रासेलुलर मूवमेंट है कैल्शियम की वीडियोब्लास्ट में, और ट्रांससेलुलर मूवमेंट है कैल्शियम ट्रांसपोर्ट की। ये अगर डायग्राम आप देखो बेटा, ये आपकी 10 किट की ही डायग्राम में परेशानी है। पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, कैल्शियम पम्प है, ये टॉम्स प्रोसेस है। देन ये जो सर्कल्स है ये क्या है, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स है, कैल्शियम एटीपेजेस है, कैल्शियम चैनल्स हैं इसमें। इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, और ये रफल एंडेड है। कैल्शियम ट्रांसपोर्ट में भी एक्टिव बाय कैरियर्स और पैसिव बाय सिंपल फ्लो ऑफ कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। पैसिव एक्टिव होगी कैरियर से और पैसिव होती है सिंपल फ्लो होता है कैल्शियम का अक्रॉस द सेल।
सिंपल फ्लोज फ्लूइड डिफ्यूजन मेरा। और जो लेयर होती है अमीलोब्लास्ट की हैज अ लिमिटेड बट कंट्रोल परमेबिलिटी टू आयंस। अमीलोब्लास्ट की जो लेयर्स होती है लिमिटेड लेकिन कंट्रोल परमेबिलिटी है आयंस की, लाइक कैल्शियम एंड क्लोराइड। इनिशियल न्यूक्लिएशन occurs in dentine which cross the dentino-enamel junction. No metaphysicals have been demonstrated in the enamel mineralization. Nanospheres, which are self-assembled amelogenin fragments, are formed between the first crystal of enamel. और कल्चर ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव हो गया, लिमिटेड कंट्रोल परमेबिलिटी है। इनिशियल न्यूक्लिएशन कहाँ पे थी? डेंटिन में थी। क्रॉस डेंटिनो-एनामल जंक्शन। मेट्रोवेसिकल्स नहीं बनते। मेट्रोवेसिकल्स कहाँ बनते हैं? प्रोटीन डेंटिन की मिनरलाइजेशन में। और ये जो नैनोस्फीयर्स है ये किसके नैनोस्फीयर्स थे? अमीलोजेनिन के थे। इसके अंदर फर्स्ट क्रिस्टल बनता है। फर्स्ट क्रिस्टल था ऑक्टाहेड्रल था और बाद में वो हाइड्रोक्सीएपेटाइट बनता है। To this organization, amelogenesis control initial enamel biomineralization, initially crystals grow by fusion of nucleation। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है अमीलोजेनिन जो प्रोटीन है 90% प्रोटीन से सेकेंडरी स्टेज पे रिलीज होती है। ये नैनोस्फीयर सेल्फ एग्रीगेशन करते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट 25 kDa इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सेल्फ एग्रीगेशन करते हैं। जब ये सेल्फ एग्रीगेशन करते हैं छोटे छोटे नैनोस्फीयर्स बना देते हैं। जो नैनोस्फीयर्स बनते हैं ना मतलब छोटी छोटी चीजें एक मिलके बन जाती है, उनके अंदर क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लिएशन की प्रॉपर्टी न्यूक्लिएशन कर सके। न्यूक्लिएशन मतलब क्रिस्टल्स बना सकते हैं। जब हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स बनते हैं फिर वो इकट्ठे होके प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो किसने इनिशियल एनामल पर कंट्रोल किया है? अमीलोजेनिन से। इनिशियल ग्रोथ कैसे होती है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएशन से। न्यूक्लिएशन किसके अंदर स्टार्ट हुई थी? नैनोस्फीयर्स में। और क्रिस्टल एनलार्ज होते हैं लेंथ में, देन इन विड्थ, और विड्थ में बाद में स्टार्ट होती है उनकी ग्रोथ होती है मैच्योरेशन स्टेज में। Matrix can control crystal growth by two mechanisms: by breaking down in a controlled pattern to provide space for a new crystal deposition. क्रिस्टल ग्रोथ को किस तरह मैट्रिक्स कर रहे हैं? कौन से दो मैकेनिज्म से क्रिस्टल ग्रोथ कर रहा है? एक तो उसने जो मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन कर दिया, क्रिस्टल से दरम्यान में स्पेस अवेलेबल हो गया, क्रिस्टल ने ग्रोथ कर ली। दूसरा उसने क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटिंग द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल ग्रोथ को रोक रहे थे, जो प्रोटीन्स रोक रहे थे, उनको इनहिबिट कर दिया। First could be achieved by formation of appropriately oriented microchannels with the same dimensions as crystals and crystals formed at growing end of the prism. And क्या होता है? सेकंड में क्या है? Degraded macroproteins accumulate कर जाते हैं। कहाँ पे accumulate करेंगे? एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में अराउंड द अमीलोब्लास्ट और इनहिबिट कर देते हैं फर्दर एक्टिविटी को, कंट्रोल एंड लिमिट कर देते हैं थिकनेस ऑफ द एनामल। क्यों कंट्रोल एंड लिमिट करेंगे? क्योंकि थिकनेस एक नॉर्मल जो क्रिस्टल्स है वो नॉर्मल लेवल तक ही ग्रो करें, नॉर्मल लिमिट तक ग्रो करें। ये ना कि वो एब्नॉर्मल ग्रो कर रही है और एब्नॉर्मल फॉर्मेशन होती है। अब हम आते हैं, हमने मिनरलाइजेशन पढ़ ली है। मैंने बाकी आपको एक रिवीजन करा दिया मैंने। ये वही है मिनरलाइजेशन चीज जो हमने अमीलोजेनेसिस में पढ़ी थी। अब हमारे पास क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ अमीलोजेनेसिस। डिफेक्ट्स दो तरह के होंगे, एक तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन में होगा और दूसरा डिफेक्ट्स होगा मैच्योरेशन में। मैट्रिक्स फॉर्मेशन वाला डिफेक्ट्स कौन सा होगा? मैट्रिक्स फॉर्मेशन वाला डिफेक्ट होता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन वाला डिफेक्ट हो जाएगा बेटा सेकेंडरी स्टेज का। ठीक है, जब मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो रही है इसमें क्या होगा? हाइपोप्लेजिया। अगर सेकेंडरी स्टेज पे एनामल की फॉर्मेशन में मैट्रिक फॉर्मेशन में डिफेक्ट है तो एनामल कैसा बनेगा? हाइपोप्लास्टिक एनामल बनेगा, हाइपोप्लेजिया। डिफेक्ट्स ऑफ एनामल कॉन्स्टिट्यूटिव कॉजेस क्या होंगे? सिस्टमिक, लोकल एंड हेरिडिटरी। सिस्टमिक में हाइपोप्लेजिया, एजेंटमेटस इन्फेक्शंस हैं और रिकेट्स हैं। लोकल में क्या कॉजेज हैं? ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। हेरिडिटरी में अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट एक इनहेरिटेड डिजीज है। ये अब हम सब आगे कवर करेंगे। और अगर न्यूट्रिशन में डिफेक्ट आया तो क्या होगा? हाइपोकैल्सिफिकेशन। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में डिफेक्ट है, हाइपोप्लेजिया मींस हाइपोप्लास्टिक एनामल। मैच्योरेशन में आया हाइपोकैल्सिफिकेशन, हाइपोकैल्सिफाइड मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल कंटेंट में एनामल के। इसके भी कॉजेस कौन कौन से? वही सेम, सिस्टमिक, लोकल एंड इनहेरिटेड। इनहेरिटेड में अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, दोनों का सेम कॉज है। लोकल में ट्रॉमा इन्फेक्शन सेम है। सिस्टमिक में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। सिस्टमिक में फेब्राइल डिजीजेस है, मोटेड एनामल है और टेट्रासाइक्लिन के स्टेन्स है। मोटेड एनामल फ्लोराइड एनामल के स्टेन्स थे, टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स। अब मैंने आपको जो बताया है कि एनामल मैट्रिक्स मसला आता है, एनामल मैट्रिक्स में इशू हो रहा है, डेफिशिएंसीज आ रही है, प्लास्टिक एनामल बनना है, उसके सिस्टमिक कॉजेस कौन से थे? ये थे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, एसेंटेमेटस फीवर सा। रिकेट क्या है? रिकेट कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी वजह से बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। सेकेंडली क्या होता है? आपकी
बोन्स वीक होती हैं। और क्या होता है रिकेट्स में, आपकी बोन्स आपकी बॉडी का वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोटे बच्चों में अक्सर हमने देखा होगा उनकी टांगें टेढ़ी होती हैं, अंदर की तरफ उनकी टांग बेंड हुई होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है रिकेट्स का, ये जो है ना रिकेट्स, इसमें ये होता है कि आपकी टांग टेढ़ी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी जैसे बॉडी ने वो आपका वेट बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। और उसकी बात की विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में विटामिन ए और विटामिन सी की डेफिशिएंसीज है। एजेंथेमेटस डिजीजेस में आ जाएगा मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, स्कारलेट फीवर्स हैं, जर्मन मीजल्स आ सकती हैं। इंसिडेंस जो होते हैं डिजीज का एंडेमिक होता है अमंग चाइल्डहुड, मतलब बच्चा जब बचपन में किस जगह पे था, एंडेमिक है ये एजेंथेमेटस फीवर्स जो है। मोस्टली कॉमन कौन कौन सी चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, मोस्टली कॉमन कौन सी चीज़ होती है इसमें, central incisors, lateral incisors, canines and first molars. Means premolars and second molar and third molar involved होने के chances नहीं होते। Amelogenesis imperfecta क्या है? Amelogenesis imperfecta क्या है? Complicated group of condition है, demonstrate करते थे developmental alterations in the structure of the enamel in the absence of a systemic disorder. Systemic disorder के बगैर भी developmental disturbances हो सकती हैं। Environmental alteration किस तरह affect करती है? During amelogenesis, an external stimuli can result in abnormalities in the enamel. तो external stimuli का environmental differences जिसकी वजह से भी amelogenesis imperfecta हो सकता है। Development of enamel takes place in 3 stages. Formative stage में क्या होता है, deposition of the organic matrix, calcification stage में enamel matrix mineralization है, maturation stage में crystals enlargement and maturation है, ठीक है। और amelogenesis की भी 3 types हैं जो इन 3 stages के साथ related है। कौन से types हैं? Type 1, Type 2 and Type 3. Type 1 hypoplastic, Type 2 hypocalcified and Type 3 hypomaturation. Hypoplastic में क्या होता है, hypomaturation के साथ टोरोडोंटिज्म, बुल शेप होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हाइपोमेचुरेशन में क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक होगा और टोरोडोंटिज्म हो जाएगी। हाइपोप्लास्टिक क्या है, थिन एनामल, हाइपोमेचुरेशन लेस कैल्सिफाइड। हाइपोप्लास्टिक में क्या है, क्लिनिकल फीचर्स अब देखिए। हाइपोप्लास्टिक में क्या है, एनामल नॉट फॉर्म टू फुल थिकनेस, थिन एनामल मींस थिन एनामल हो गया, वीक। हाइपरकैल्सिफाइड कैसे है, सॉफ्ट एनामल है, कैल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। हाइपरमेचुरेशन में कैन बी पियर्स्ड बाय क्लोरर और चिप्ड अवे, इजीली चिप्ड अवे। इतना होता है कि जब अगर हम एग्जाम सेट्स अपने एग्जाम करते हैं, जब क्लोरर होता है उसके साथ ही आपके एनामल चिप पहुंचेगा, इतना ये हाइपर थिन होता है हाइपरमेचुरेशन में। वेरिएबल क्लिनिकल अपीयरेंस होती है, नॉर्मल से अनस्लैकी टीथ तक, येलो से डार्क ब्राउन है अपीयरेंस इसकी। ये है अम्यूलोजेनेसिस इम्परफेक्टा की अपीयरेंस बतानी, क्लिनिकल फीचर्स। टूथ जो है स्मूथ या रिंकल शेप सरफेस होती है, उसकी कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं होता बिटवीन टीथ विद इंसाइजर एंड प्रॉक्सिमल लेयर। एनामल हाइपरप्लेजिया, इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स से 2 टाइप्स के, हेरिडिटरी या एनवायरमेंटल है। इनहेरिटेड में क्या आ जाते हैं, अम्यूलोजेनेसिस इम्परफेक्टा आ जाते हैं। अच्छा, एनामल हाइपरप्लेजिया में जो हेरिडिटरी टाइप है वो सिर्फ एनामल को अफेक्ट करती है, डेंटिन को नहीं करती, ठीक है। और दोनों प्राइमरी और परमानेंट दोनों डेंटिशन इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो एनवायरमेंटल रीजन टाइप अगर होगी, एनामल हाइपरप्लेजिया की एनवायरमेंटल टाइप है, तो उसमें वो एनामल और डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करेगी, और आइदर डेंटिशन इन्वॉल्व है या सिंगल जो, और या तो पूरी डेंटिशन इन्वॉल्व है, सिर्फ एक दांत इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। एनामल हाइपरप्लेजिया में एनवायरमेंटल एनामल हाइपरप्लेजिया के क्या रीजंस हैं, एनवायरमेंटल एनामल हाइपरप्लेजिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन एंड विटामिन सी की, एजेंथेमेटस डिजीजेस। एजेंथेमेटस डिजीजेस में हमने आपको क्या क्या मैंने बताया था, एजेंथेमेटस डिजीजेस में बेटा आप लोगों का आ गया था मीजल्स से, जर्मन मीजल्स से, इसके अलावा फीवर था, और क्या क्या था इसमें, मीजल्स है, जर्मन मीजल्स है, फीवर है, चिकन पॉक्स है, अदर वायरल डिजीजेस हैं जो बॉडी में कहीं भी रप्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंजेनिटल सिफिलिस है, कंजेनिटल सिफिलिस क्या चीज़ है, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, फीटस से एक्वायर्ड होते हैं बाय द फीटस इन द यूट्रस बिफोर बर्थ ही मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है। और क्या होता है कंजेनिटल सिफिलिस में, उसके बाद के हाइपोकैल्सीमिया, लेस कैल्शियम लेवल, बर्थ इंजरीज ड्यूरिंग डिलीवरी, ट्रॉमा वगैरह से जो बेबी को इंजरीज होती हैं, ट्यूबल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती है जो बॉडी में किसी भी एक जगह पे अपीयर हो जाती है विदाउट रीजन। इडियोपैथिक विदाउट रीजन कोई डिजीज, इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स आपकी, ये आगे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एजेंथेमेटस फीवर्स कौन से, रिकेट्स, टाइम ऑफ टूथ डेवलपमेंट, डेफिशिएंसीज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में विटामिन एंड विटामिन सी, एजेंथेमेटस डिजीजेस में मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्कारलेट फीवर है,
अच्छा क्लिनिकली अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आएगा, डिमिनिश्ड एनामल, बहुत थिन एनामल होगा, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पिट्स, स्मूथ सरफेस नहीं है, पिट्स है, हॉरिजॉन्टल रोज समझ के पिट्स की। लोकेशन डिफेक्ट्स कोरिलेट्स कर लेते हैं वेल विद द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द अफेक्टेड टीथ। अगर कुछ डेवलपमेंटल स्टेज पे कुछ अफेक्टेड हुआ है तो ये सब नॉर्मलिटीज आएंगे। एनामल हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कंजेनिटल सरफेस, कंजेनिटल सरफेस पे टीथ में क्या क्या होता है, हचिसन इंसाइजर्स हो सकते हैं, मल्बेरी मोलर्स हो सकते हैं, मून्स कॉर्नर मोलर्स हो सकते हैं, मैक्सिलरी एंड मैक्सिलर परमानेंट इंसाइजर एंड फर्स्ट मोलर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हचिसन इंसाइजर क्या होता है, परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर इन्वॉल्व होगा, स्क्रू ड्राइवर शेप्ड होते हैं ड्यू टू कन्वर्ज ऑफ मेसन एंड डिस्टल साइड्स एंड नॉन नॉच इंसाइजर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रल कैल्सिफिकेशन। हचिसन इंसाइजर आपने मॉर्फो में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको जल्दी पढ़ा रही हूँ। मल्बेरी मोलर्स भी आपने मॉर्फो में पढ़े थे, एब्नॉर्मैलिटीज में, टूथ एब्नॉर्मैलिटीज में। मोलर्स एनामल जो होते हैं ना, मोलर्स एनामल कैसे होता है, क्लोजर सरफेस और इंसाइजर क्लोजर 1/3 का इफेक्ट होता है मास ऑफ ग्लोब्यूल्स इंस्टेड ऑफ कस्ट। एनामल हाइपोप्लेजिया ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से एनामल हाइपोप्लेजिया हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया लेस कैल्शियम, टेटनी ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम ब्लड, आपको टेटनी का सबको पता है, रिकेट्स का सबको पता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी इसमें, कैल्शियम के साथ साथ पैराथोराइड डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है फिटिंग वैरायटी पेट्स बने होते हैं एनामल के सब। तो डिस्कलरेशन जो होती है वो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक दोनों तरह की होती है। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं और अगर होते हैं आफ्टर टूथ इरप्शन। ठीक है, जो इंट्रिंसिक स्टेन है, एक्सट्रिंसिक स्टेन है, उनको हम फिर भी क्योर कर सकते हैं, हम पॉलिशिंग करा लेते हैं, लेजर कर लेते हैं तो एक्सट्रिंसिक स्टेन गायब हो जाती है। लेकिन जो इंट्रिंसिक है उनको हम रिमूव करना मुश्किल होता है। Intrinsic discoloration may result from development effect of enamel or internal staining of the tooth. ये टेबल है बेटा, ये बुक में ही शायद है। इसमें क्या कि अगर क्या कंडीशन होगी तो क्या एनामल की फिनोटाइप होगी। फीवर है तो एनामल हाइपोमिनरलाइजेशन है, स्टार्वेशन से भी हाइपोमिनरलाइजेशन हाइपोप्लेजिया हो जाता है। हाइपोप्लेजिया थिन एनामल था, एक्सेस फ्लोराइड एक्सपोजर है हाइपोमिनरलाइजेशन, ट्रॉमा है हाइपोमिनरलाइजेशन और हाइपोप्लेजिया दोनों है। हाइपोक्सिया सिवियर कार्डियक डिफेक्ट्स वगैरह है तो हाइपोमिनरलाइजेशन हाइपोप्लेजिया दोनों चीजें हो जाएगी। इन्फेक्शन कंजनटल सिफिलिस है, साइटोमेगाली है, वायरस से कंजनटल रूबेला है तो भी हाइपोमिनरलाइजेशन हाइपोप्लेजिया। टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन और लो बर्थ वेट हाइपोप्लेजिया। इडियोपैथिक डिजीज कौन सी डिजीज होती है, एनी डिजीज विद एन अननोन कॉमन मैकेनिज्म ऑफ पेरेंट्स स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। ठीक है, इडियोपैथिक डिजीज वो डिजीज जिनका कॉज नहीं पता और यहाँ भी नहीं पता उनसे क्यों एकदम से वो स्पॉन्टेनियसली उनका ओरिजिन होता है। और सिस्टमिक लोकल इन्फेक्शन कौन से थे, बॉडी में किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में आ जाए। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन इन व्हिच देयर आर लोअर देन एवरेज लेवल ऑफ कैल्शियम ब्लड में। अब आ जाएंगे कॉजेज ऑफ टूथ डिस्कलरेशन। सर्टेन एंटीबॉडीज जैसे टेट्रासाइक्लिन्स या डॉक्सीसाइक्लिन्स है, अगर हम वो लेते हैं इफ यूज्ड बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स से पहले अगर आप उनको ले रहे हैं तो आपकी टूथ की डिस्कलरेशन होगी। टूथ डिस्कलरेशन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ये कॉजेज हैं। टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन करती है और डॉक्सीसाइक्लिन कर देती है। माउथ rinses and washes containing chlorhexidine and acetylpridinium chloride can also stain teeth. माउथ वॉशेस जो है ना वो भी कंटेन स्टेन करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ये भी डिस्कलरेशन करती हैं। ट्रीटमेंट के डिस्कलरेशन का आइडेंटिफाई द कॉज, इम्प्लीमेंटिंग थेरेपी। कॉज को आइडेंटिफाई करो, कॉज रिमूव कर दो, मैपिट कर दो, उस चीज को यूज करना। डाइट एंड हैबिट्स में क्या आता है, एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग जो कॉज होती है, फूड्स हैं, बेवरेजेस हैं, एसिडिक ड्रिंक्स हैं, आपकी हैबिट्स में टोबैको स्टेनिंग है, स्मोकिंग है, उनको हम ट्रीट करें। थॉरो डेंटल प्रोफिलैक्सिस एंड सेसेशन ऑफ डाइटरी और अदर इनकम्प्लीट हैबिट्स टू रिमूव, मतलब क्विट कर दो स्मोकिंग, क्विट कर दो टोबैको यूज करना कट कर दो तो स्टेनिंग रिमूव हो जाएगी। टूथ ब्रशिंग ट्वाइस अ डे विद डेंटिफ्राइज, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रॉमा टू डेवलपिंग uninterrupted teeth can disturb enamel formation, result in enamel hyperplasia, visualized as a localized opacity on the erupted teeth. Unerupted permanent incisors commonly affected होते हैं। Trauma cause discoloration, intrapuccal hemorrhagic, iron sulfide deposition हो जाएगी along the dental tubules producing a bluish black coat। जो ट्रॉमा की वजह से हेमरेज को, हेमरेज की वजह से डिस्कलरेशन होती है। अब ब्लूइश ब्लैक कैट एविडेंस आती है। इन्फेक्शंस कौन कौन सी हैं,
Periapic or odontogenic infection, the primary teeth can disrupt normal amelogenesis of the underlying permanent successor. और primary teeth की infection से हमारे permanent भी disrupt हो सकते हैं, उनकी malignancy भी disrupt हो सकती है। D19 को unmute कर दे। D19 को unmute कर दे। D19 को unmute कर दे। D19 any questions class, क्योंकि आप हमें खत्म कर दिया। ट्रॉमा बता दे। ठीक है, नावल के चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज डफल का मालूम तो वाले इंपॉर्टेंट था। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, नावल की कंपोजिशन एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। एनालिसिस के स्टेप और टेबल आता है बहुत ज़्यादा। नावल प्रोटीन से भी आ जाती है इसकी वेट चेंज नावल के आते हैं, उसके लेवल का लीडर आते हैं, नावल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इन सब आप लोगों ने इसको इतना पढ़ना है, नहीं करना है। एनी क्वेश्चन D90 एनी क्वेश्चन? मैम ट्रॉमा बता दें। क्वेश्चन है तो बता दो। मैम Mama